गुड इवनिंग सुमन जी, गणेंद्र जी, इंद्रजीत, अभिजीत, सुमन, हरिंद्र। जो लोग ज्वाइन किए हैं फटाफट एक बार पब्लिक चैट में कोई एक मैसेज कर दीजिए। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब जो लोग अभी तक मैसेज नहीं किए हैं। गुड इवनिंग शांतनु जी, अभिनव, वेरी गुड इवनिंग सीताराम जी, हेलो अमित जी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पेंशन रूल डिस्कस कर रहे थे, है ना। और पेंशन रूल के भीतर कुछ इम्पोर्टेंट रूल नंबर हम लोग लास्ट भी डिस्कस किए हुए थे। मुझे लगा कि चलो आज और एक बार थोड़ा सा एक दो रूल नंबर मैं आप लोगों से पूछूंगा। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पेंशन। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एक ही पेंशन मिलेगा, या फिर मिलिट्री सर्विस, ऑटोनोमस बॉडी, ये सब केस में आपका दो पेंशन हो सकता है। कहाँ पे बताया गया? रूल नंबर 6 पे बताया गया। वेरी गुड, ये रूल सवाल में पूछने वाले हैं। अगला रूल नंबर, पेंशन जो है उसको विथहेल्ड या विथड्रॉ किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पेंशन में बी विथहेल्ड और विथड्रॉन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे बताया गया? प्रेसिडेंट के बारे में रूल 8 में बताया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास भी पावर रहता है पेंशन को विथहेल्ड या विथड्रॉ करने के लिए। ये कहाँ पे बताया गया, कोई बताइएगा? ये रूल नंबर 7 में बताया गया। महेश, सीताराम, अभिजीत और बाकी लोग, ज्ञानेंद्र और अमित जी, वेरी गुड, अभिनव जी। अच्छा, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना है, मतलब विद इन कितने दिन के भीतर नहीं लेना है? ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट जो है विद इन सर्टेन पीरियड नहीं लेना है ना, या लेने के लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा। कितने दिन के भीतर? विद इन 1 ईयर। ये कौन सा रूल पे बताया गया? ये कौन सा रूल पे बताया गया? रूल नंबर 9 पे बताया गया। यहाँ पे याद रखना है, केवल ग्रुप ए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हीं के बारे में बताया गया है ना। फॉरेन सर्विस रूल 10। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस। Qualifying service of a government servant commences from the date he takes charge of the post to which he is first appointed in permanent capacity। तो क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिस दिन अपना चार्ज लिया उसी दिन से उसका क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो आपका स्टार्ट मान लिया जाता है। ये कौन सा रूल में बताया गया, किसी को आइडिया? हरिंद्र जी, आकिब जी, राजशेखर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 11 में इसके बारे में आपका बताया गया है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए चलिए। अच्छा, इसके साथ हम लोग कुछ और भी देखे हुए थे। चलिए अब यहाँ पे बताइए। अब मैं पाँच पाँच रूल नंबर, पाँच छः रूल नंबर मैं आपसे पूछूंगा, या एक दो ज़्यादा हो सकता है, बट आपके एग्ज़ाम पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा, एकदम लिखित में गारंटी। अगर आप बोलिएगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एविडेविट करवा दूंगा। गुड इवनिंग मंदाकिनी जी। सुपर एनुएशन पेंशन कौन सा रूल में बताया गया? सुपर एनुएशन पेंशन के बारे में रूल नंबर 33। अभिनव जी 44 में नहीं है, 44 में बताया गया कि पेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना इंद्रजीत जी। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेंशन, उसके बारे में आपका 44 में बताया गया। सुपर एनुएशन पेंशन 33 में बताया गया। वेरी गुड सची जी। अच्छा, अब बताइए, सुपर एनुएशन पेंशन मैंने देखा। इनवैलिड पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन के बारे में बताया गया 39 पे, ये सभी लोग जानते हैं। कंपैशनेट अलाउंस, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? कंपैशनेट अलाउंस, कंपैशनेट अलाउंस 42 में नहीं है, 41 में है। कंपैशनेट अलाउंस जो है वो आपका 41 में बताया गया। 42 और 43 अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक नोटिस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट और एक नोटिस बाय द गवर्नमेंट, है ना। डिपार्टमेंट नोटिस देगा, तुमको काम करना है नहीं, और हम डिपार्टमेंट को नोटिस देंगे। वो 42 और 43 में आपका बताया गया। कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन इसमें कहाँ पे बताया गया? रूल नंबर 40 में बताया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, एक बंदे को
40,000 रुपये पेंशन मिलने वाला था। अगर मतलब मान लीजिए नॉर्मल कैलकुलेशन हम देखें, अगर वो सुपर एनुएशन पे रिटर्न करता है तो उसको 40,000 रुपये आपका पेंशन मिल सकता था, है ना। अब कंपलसरी रिटायरमेंट में, अच्छा 40 को छोड़िए, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन ये कर लेते हैं। अच्छा चलिए, मैक्सिमम कितना अमाउंट का कंपलसरी रिटायरमेंट उनको मिल सकता है? 40,000 उनको सुपर एनुएशन पेंशन मिलता, मैक्सिमम कितने का कंपलसरी रिटायरमेंट मिल सकता है? अभिनव जी बोला 2/3, हरिंद्र जी बोला 2/3, मंदाकिनी वेरी गुड, अमित जी बोला 2/3, ज्ञानेंद्र, शत्रुधन। देखिए आप लोग चीज़ को बारीकी से नहीं सुने हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन और कंपेशनेट अलाउंस, दोनों में बारीक सा अंतर था। कंपलसरी रिटायरमेंट में बोला गया था नॉट लेस देन 2/3, नॉट मोर देन फुल सुपर एनुएशन पेंशन। मतलब क्या, 40,000 ही ये मुझको मिल सकता है, 40,000 भी कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन मिल सकता है। आप जो 2/3 बोल रहे हो ना, वो मिनिमम अमाउंट है, कंपलसरी का मिनिमम अमाउंट है 2/3। बट यहीं पे अगर हम कम पैशनेट अलाउंस में जाते तो विश्वकर्मा जी, संतोष विश्वकर्मा जी, तो 2/3 ऑफ 40,000 हो जाता, ये मैक्सिमम अमाउंट होता। क्लियर हुआ ना? कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन जिसको 40 में बताया गया, जहाँ पे बोला गया जो पेंशन अमाउंट होगा इट विल बी नॉट लेस देन 2/3, और आपका कंपेशनेट अलाउंस में बोला गया शुड नॉट एक्सीड 2/3, है ना। तो क्वेश्चन को समझिएगा, है ना, ये आपके एग्जाम पे कभी भी पूछ सकता है, 100% पूछेगा। अच्छा बताइए, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन 9,000 से कम नहीं होगा, ये हम जानते हैं। मैक्सिमम किससे ज़्यादा नहीं होगा? मिनिमम तो 9,000 जानते हैं सुमन जी, मैक्सिमम कौन सा अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा? हालांकि शायद मैं अभी तक बताया नहीं, हाँ बताया है ना, 1,25,500, 1,25,500, 75,000 किसने बोला, है ना। हम लोग बेसिक आपका जो ले लीजिए 2.5 लाख वाला, तो आपका 1,25,000, 1,25,000 रुपीज़, 500 नहीं है, 1,25,000। वही हम सोचे कि 500 कहाँ से आ गया, 1,25,000, है ना, 500 नहीं है। आकिब जी वेरी गुड, है ना। आपको कैसे आया? देखिए 1,25,000 का डबल कर दीजिए तो 2,50,000, 2,50,000 हमारा नॉर्मल बेसिक पे मैक्सिमम जो दिया हुआ है स्लैब में, है ना। आप देखिए 7 CPC का जो पे मैट्रिक्स है, 2,50,000 का स्लैब दिया हुआ है, तो उसी का आधा कर दीजिए, है ना, तो वो आपका पेंशन 1,25,000 जो है आपका, इससे ज़्यादा अमाउंट का नहीं होगा। चलिए अब बताइए, एक बंदा जो है स्टेट गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब हुआ, है ना, पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन अंडर स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? 80 ईयर्स होने पर बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। 80 ईयर्स होने, देखिए वहाँ पे यहाँ पे कोई अलग से ऐसा ये नहीं किया गया कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। कहाँ पे बताया गया? पेंशन फॉर एब्जॉर्प्शन अंडर स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया 35 में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया 35 में। अच्छा 36 में किसके बारे में बताया गया बताइए? 36 में किसके बारे में बताया गया? बिल्कुल, कंपनी, कंपनी, कॉरपोरेशन और बॉडी, इसको आप थोड़ा घुमा के याद कर लीजिए, BCC, BCC याद कर लीजिए, बॉडी कंपनी कॉरपोरेशन, बॉडी कंपनी और कॉरपोरेशन, BCC है ना, क्या बंगाल क्रिकेट क्लब या क्या है ना। तो BCC आप याद कर लीजिए, इसके बारे में 36 में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में 35 के बारे में 35 में बताया गया। PSU के बारे में कहाँ पे बताया गया? PSU, PSU 37 में, वेरी गुड बंटी, सुधा, बंटी कितना बोला बंटी? आकिब 37, चलिए 37, अभिनव 36, किसी ने जवाब दिया था, मंदाकिनी जी 36 में नहीं है, 36 में है आपका कंपनी कॉरपोरेशन बॉडी, BCC, BCC जो है वो आपका 36 में है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बट ये वाला ना आपको सवाल पूछेगा मेरे हिसाब से। मैं अभी एक काम आप लोगों के लिए किया हूँ, इसको एक समरी भी मैं बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रखने में आसानी हो, है ना। इसके लास्ट में 41 के लास्ट में मैं समरी कर दिया हूँ, ठीक है। सुपर एनुएशन पेंशन,
रिटायरिंग पेंशन, एब्जॉर्प्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, एब्जॉर्प्शन टू कंपनी कॉरपोरेशन बॉडी, आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी, इनवैलिड पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन और कंपेशनेट अलाउंस। इसका एक मैं सीरीज़ भी आप लोगों को बना दिया हूँ, तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो सकता है ना। चलिए, तो अभी यहाँ तक तो हम लोग देखे हुए थे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके भीतर एक दो जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा मेजर कुछ है नहीं। अच्छा, एक दो इलास्ट्रेशन दे दिया गया है, कहीं पे दिए थे, चलिए देखेंगे आगे जब आएगा तो बताया जाएगा। इधर का तो ठीक है, बाद में कर दिए थे। चलिए, हाँ, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 से। चैप्टर 5 तक हम लोग देखे हुए थे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 में क्या बताया गया, तो बोला गया प्री मैच्योर रिटायरमेंट एंड वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो ये दोनों चीज़ के बारे में हमारा बताया गया है चैप्टर 6 में, प्री मैच्योर रिटायरमेंट और वॉलेंटरी रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट मैं किसको बोल रहा हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्व्स नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्व्स नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट का मतलब जो मान लो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने नोटिस दिया गवर्नमेंट सर्वेंट को, इसको हम किस लिए, प्री मैच्योर रिटायरमेंट के, तुम्हारा बहुत हो गया, तुम और काम करने के लायक नहीं हो और हमको तुमसे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है भाई, तुम टाटा बाय बाय कर दो, है ना। तो ये कहाँ पे बोला गया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में। और वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट बोल दिया कि सर बहुत सेवा मैंने आपको दिया, आपकी डिपार्टमेंट हमको अपने डिपार्टमेंट को दिया, बट और सेवा हम नहीं दे सकते, हम सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। तो दो चीज़ जहाँ पे इसके बारे में बताया गया चैप्टर 6 में। तो पहला आता है रूल 42, रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस नोटिस बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आप याद रख लीजिए 42 में क्या हुआ, जब हम 42 देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिस दे रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट को कि तुम 30 साल सर्विस कर चुके हो या जो भी है क्वालिफाइंग सर्विस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ना एक बात आपको ध्यान देना है, सर्विस और क्वालिफाइंग सर्विस दोनों में अंतर है। हो सकता है कि मैंने 35 साल का सर्विस दिया और मेरा क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 30 साल का ही हुआ, है ना, ये भी हो सकता है। तो देयर इज़ ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड क्वालिफाइंग सर्विस, ये दोनों के भीतर आपको अंतर समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने सर्विस दिया 9 साल 9 महीना 15 दिन, ठीक है, तो मेरा क्वालिफाइंग सर्विस कितने दिन का हुआ एक्चुअली बताइए। अगर मैं क्वालिफाइंग सर्विस देखूंगा, स्क्रीन तो दिखाई देना चाहिए, एक बार कंफर्म करिए बाकी लोग। स्क्रीन में इशू हो रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म करिए। चलिए, अभिजीत जी ने बोला 10 साल, बाकी लोग बताइए। स्क्रीन ठीक है ना, अभी बिल्कुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यही बात है, देखिए अब ये बंदा ने सर्विस किया कितना, 9 साल 9 महीना 15 दिन मान लीजिए, बट इसके सर्विस में कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, सारा जो है आपका क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे 9 साल तो था ही पहले का, है ना। अब ये जो 9 महीना है, आपको क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में जब देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि 3 महीना एंड अबोव अगर होता है तो उसको 6 महीना कैलकुलेट कर लेते हैं हम, और क्वालिफाइंग सर्विस में जब हम जाते हैं तो कितना 6 महीना हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 9 साल 9 महीना 15 दिन भी आपका 10 साल काउंट हो सकता है, मतलब वो बंदा पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। तो ये फंडा जो है इसको दिमाग में रखना होगा। सारा जगह पे तो क्लियर नहीं किया गया, बट पेंशन रूल पे खास करके रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के कैलकुलेशन पे एक जगह पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी का 4 साल 9 महीना 10 महीना ऐसा कुछ हुआ है, 4 साल 10 महीना हुआ है, तो उसको हम 4 साल 10 महीना नहीं ट्रीट करेंगे, उसको हम 5 साल ट्रीट करेंगे, है ना। जैसे हमारा पीएलआई में एज मतलब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, है ना, कि आपका इतना साल इतना महीना इतना दिन हुआ तो एक्चुअल में आपका क्वालिफाइंग सर्विस इतने दिन का हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला गया,
रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। नोटिस कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को। क्या बोल रहा है? बोला कि एट एनी टाइम आफ्टर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कंप्लीटेड ये क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 30 years, कोई भी समय पे जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने 30 साल का क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर चुका है, ही मे बी रिक्वायर्ड by the appointing authority to retire in public interest on retiring pension, है ना। देखिए अब क्या हुआ, बंदे का सर्विस जो है क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल का हो चुका था, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगा ये रहने से मेरा या मेरा डिपार्टमेंट का, मेरा मतलब मेरे डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। डिपार्टमेंट का फ़ायदा नहीं है मतलब पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई जब पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट रहने से, उनको नोटिस दिया जा सकता है कि तुम्हारा सेवानिवृत्त का समय हो चुका है, उस बंदे को रिटायर करवाया जा सकता है। और ये डिसिप्लिनरी मेजर नहीं है ना, ये अदर देन डिसिप्लिनरी मेजर ये रिटायरमेंट करवाया जा रहा है, और इस केस में रिटायरिंग पेंशन मिलता है। और रिटायरिंग पेंशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया था? फटाफट पब्लिक चैट में बताइए। रिटायरिंग पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया था? फटाफट से बताइए। रूल नंबर 34। मंदाकिनी, हरिंदर, बंटी, मुकेश, शांतनु, इंद्रजीत, अभिजीत, रवि, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सुधाकर, रूल नंबर 34 में रिटायरिंग पेंशन के बारे में बताया गया था, वहीं पे ये बात बताया गया। अब ऐसा तो नहीं कि आज हम नोटिस मूड हुआ, सुबह उठे, नोटिस दिए, अगले दिन भगा दिए, है ना, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी को आप जब निकालना चाहते हो, इवन तो घर पे आप काम करने के लिए किसी को रखते हो ना, उसके पहले भी उसको 1 महीने का नोटिस देना होता है कि अगले महीने से तुमको काम पे नहीं रखूंगा। और हम लोग तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो हम लोगों के लिए टाइम दिया गया कितना? 3 महीने का समय दिया गया। बोला कि द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे गिव ए नोटिस इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट सर्वेंट at least 3 months before the date on which he required to retire in public interest। तो जिस तारीख को वो चाहता है कि ये बंदा पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर करे, उसके एटलीस्ट 3 महीने पहले, मतलब उस बंदे को 3 महीने का नोटिस सर्व किया जाएगा कि इस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 3 months यू हैव टू रिटायर फ्रॉम सर्विस, है ना। और मान लीजिए कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनको लगा कि नहीं, ये रहने से तो डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाएगा, तो भाई जल्द से जल्द रिटायर करवाना है, तो उस बंदे को, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 महीने का पे एंड अलाउंस दे के तुरंत सर्विस से निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना होगा। रूल नंबर 42, जहाँ पे गवर्नमेंट जो हमारा है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, वो नोटिस दे रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट को। कितने दिन का नोटिस दिया बताइए फटाफट से। यहाँ पे कोई अपील वैपील का धंधा नहीं है महेश जी, यहाँ पे कोई अपील का धंधा नहीं है ना। अब आप क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं, कैट जाइए कि नहीं, आपको जाके साबित करिए कि पब्लिक इंटरेस्ट पे ठीक था, है ना। 3 महीने का नोटिस आप दे सकते हैं, है ना। 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा, अदरवाइज 3 महीने का पे एंड अलाउंस जो है देना पड़ेगा। कौन सा रूल में ये सारा बातें बताया गया? फटाफट से लिख दीजिए एक बार। कौन सा रूल में ये बात बताया गया? रूल नंबर 42 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल में ये सारा बातें बताया गया। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 43, जहाँ पे बोला जा रहा है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 years क्वालिफाइंग सर्विस, जिसको हम लोग VRS बोलते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस दे रहा है, कब दे पाएगा? तो बोला कि एट एनी टाइम आफ्टर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कंप्लीटेड 20 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। 20 साल का क्वालिफाइंग सर्विस जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीट कर लेगा, वो क्या कर सकता है? ही और शी मे गिव ए नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 months इन राइटिंग टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, है ना। कि यहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी 3 महीने का नोटिस था, यहाँ पे भी 3 महीने का नोटिस था। वहाँ पे क्या था? 30 साल का सर्विस होने के बाद गवर्नमेंट या अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोटिस दे रहा था। यहाँ पे आपका 20 साल सर्विस होने के बाद ही आप नोटिस दे सकते हो कि नहीं, हमारा मन भर चुका है, हम और आपके सेवा में नहीं रहना चाहते हैं, है ना। बट यहाँ पे भी आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। The notice of voluntary retirement given under this rule shall require acceptance by the appointing authority। अब ऐसे नहीं कि भाई आप गए ऑफिस में, एक तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे दिए, बिल्कुल
FR 56 वही चीज़ जो है आपका पेंशन रूल पे भी आपका लागू है। फंडामेंटल रूल पेंशन रूल दोनों आपका रिलेटेड है ना। फंडामेंटल रूल के भीतर पेंशन रूल बोलिए, लीव रूल बोलिए, सारा चीज़ उसी के भीतर आपका कवर होता है ना। एक बार प्रोविजन अगर होगा, नहीं तो हम लोग उसको भी खोल लेंगे। चलिए देखते हैं FRSR वाला, 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए। फंडामेंटल रूल में जब आप आइएगा तो उसी प्रोविज़न जो था, है ना, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 3 महीने का नोटिस देना रहता था पब्लिक इंटरेस्ट पे, है ना। वही चीज़ को आपका यहाँ पे भी दिया गया, कुछ और क्राइटेरिया, कुछ और कंडीशन इसमें दिया हुआ है फंडामेंटल रूल में, है ना। तो ये सेम चीज़ ही है जहाँ पे यहाँ पे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में 56J में हम बताए। इसी को हमारा पेंशन रूल में कौन सा रूल में डिस्कस किया गया, पेंशन रूल में अगर हम जाए तो पेंशन के केस में कौन सा रूल में इसके प्रावधान दिया गया, बताइए फटाफट से। 42 में था, है ना। पहले तो गवर्नमेंट नोटिस दिया, आपको याद रखना, पहले कौन नोटिस देगा, पहले गवर्नमेंट देगा, बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट दिया ना। तो पेंशन में आप जाइएगा तो आपका बताया गया 42 में, है ना, प्रीमेच्योर। और इसी के बाद आप जाइएगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस जो है ये आपका 56K में बताया गया। तो ये आपका कहाँ पे बताया गया उधर, तो पेंशन के केस में आपका 43 में बताया गया था, 43 रूल नंबर उसमें आपका बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब देखिए पहला बात क्या हुआ, पहला यहाँ पे बोल दिया गया कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये है कि आपका ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं VRS के लिए, ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट कौन करेगा, तो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगा। अब बोला जा रहा है वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट परमिशन फॉर रिटायरमेंट बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन सेड नोटिस। अब देखिए यहाँ पे नोटिस पीरियड क्या रहेगा, तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि 3 महीना रहेगा, क्योंकि 3 महीने बाद तो आप छोड़ने वाले हैं सर्विस। तो यहाँ पे नोटिस में रहेगा 3 महीना। अगर इस 3 महीने के भीतर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने ना रिफ्यूज़ किया ना मना किया, देखिए दो चीज़ है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया तो यहाँ पे नो VRS, तो VRS नहीं मिलेगा। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने ना एक्सेप्ट किया, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट रिफ्यूज, है ना। अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिफ्यूज़ भी नहीं किया तो यहाँ पे वो बंदा फ्री हो जाएगा, वो मान लेगा। मौनम सम्मति न लक्षणम बोला जाता है ना, कि मौन का मतलब होता है सम्मति। तो आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपने रिफ्यूज़ भी नहीं किया, इसलिए हमने मान लिया कि आपको कोई आपत्ति नहीं है ना। तो ये बात जो है यहाँ पे आपका बताया गया है। ये रिटायरमेंट शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। जो 3 महीने का नोटिस देगा वो जब खत्म हो जाएगा उसी टाइम से ये आपका इफेक्टिव मान लिया जाएगा। क्लियर है। अब अब VRS का एप्लीकेशन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट देता है तो कुछ सर्टेन गाइडिंग क्राइटेरिया दिया गया, जिस क्राइटेरिया में जो मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा वो इस परमिशन को विथहेल्ड कर सकता है कि भाई नहीं, तुमको अभी हम जाने नहीं देंगे। कौन सा ग्राउंड, तो पहला कंडीशन बोला गया व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन, जब मेरा गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन पे है। इफ ए चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, जहाँ पे चार्जशीट इशू कर दिया गया और डिसिप्लिनरी और पेंडिंग प्रोसीडिंग जो है वो चल रहा है या फिर पेंडिंग है। इफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑन चार्जेस विच में अमाउंट टू ए ग्रेव मिसकंडक्ट आर पेंडिंग। तो 3 क्राइटेरिया दिया गया, गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड है तो उसको VRS मत दो, उसके अगेंस्ट में चार्जशीट इशू हुआ है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है या फिर पेंडिंग है तो VRS मत दो, उसके खिलाफ कोई जुडिशियल कार्रवाई चल रहा है और कोई ग्रेव मिसकंडक्ट जो है उनके द्वारा किया गया और उसका प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उसको VRS मत दो। तो ये 3 कंडीशन हमको याद रखना रहेगा, जिस 3 कंडीशन में अपॉइंटिंग अथॉरिटी परमिशन को विथहेल्ड कर सकता है।
अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे परमिशन नहीं है, नहीं दे सकता है, सिमिलरली जो बंदा ने रिक्वेस्ट किया था, अप्लाई किया था, उनके लिए भी बोला गया द रिक्वेस्ट फॉर विदड्रॉल शैल बी मेड नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। अब मान लीजिए ए ने अप्लाई किया VRS के लिए और उस हिसाब से 31/5/2025 को उसका 3 महीना जो है पूरा हो रहा था। अब क्या हुआ, इसके 15 दिन से पहले उसको विदड्रॉ करना है। अगर वो VRS का एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लेना चाहता है तो मान लीजिए हम लोग 16 और 15 31 मान सकते हैं, तो 16 तारीख से पहले मतलब एटलीस्ट 15/5 के भीतर उनको आपका विदड्रॉ करना है, अगर वो इस रिक्वेस्ट को विदड्रॉ करना चाहते हैं तो। इवन इफ वो आपका एक्सेप्ट हो गया, एग्रीड हो गया, तो उस जगह पे भी ये ऑप्शन रहता है विदड्रॉ करने का, पर वो 15 दिन पहले आपका जो वॉलेंटरी डेट्स रिटायरमेंट डेट है उससे एटलीस्ट 15 दिन पहले आपको विदड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ये 15 दिन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, उसके पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट मतलब रिक्वेस्ट को कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? चैप्टर 6 हमने देखा, आगे बढ़ा जाए। एक बार फटाफट पब्लिक चैट में बताइए। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ होम टास्क भी हम प्रोवाइड करने के बारे में सोचे हैं, है ना। तो होम टास्क आपको दिया जाएगा जहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा। अच्छा, एमोलूमेंट्स जहाँ पे दिए थे ना, एमोलूमेंट्स कौन सा रूल में हम लोग पढ़े थे, कोई बताइए। एमोलूमेंट्स कौन सा रूल पे पढ़े थे? एमोलूमेंट्स जहाँ पे हम लोग पढ़े थे, अच्छा नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिए, कहीं पे एक हम और ऐड किए हैं कैलकुलेशन, चलिए बाद में देखते हैं कौन सा रूल पे एमोलूमेंट्स के बारे में बताया गया। फटाफट से एक बार बता दीजिए। रूल नंबर 31, वेरी गुड। रूल नंबर 31 में एमोलूमेंट्स के बारे में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 7 जहाँ पे बताया गया रेगुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो पेंशन में हमको कितना अमाउंट मिलेगा, ग्रेचुइटी में हमको कितना अमाउंट मिलेगा, ये कौन सा चैप्टर बोलेगा, तो चैप्टर 7 ये बोलेगा, है ना। और इस चैप्टर 7 में रूल नंबर 44 जो हमको बता रहा है कि अमाउंट ऑफ पेंशन कितना मिलेगा। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स अंडर रूल 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 सबका पेंशन कैलकुलेशन का प्रोसेस सेम है। 33 में किसके बारे में बताया गया था, एक बार बताइए फटाफट से। रूल 33 में हम लोग क्या देखे थे? रूल 33 में क्या देखे हुए थे? फटाफट से बताइए, रूल 33 में क्या देखे हुए थे? बिल्कुल, सुपर एनुएशन पेंशन, है ना, सुपर एनुएशन पेंशन। तो 33 में हम लोग देखे थे सुपर एनुएशन पेंशन SP। 34 में हम लोग क्या देखे थे? 34 में रिटायरिंग पेंशन SPRP। 35 में हमने क्या देखा था? 35 में बताइए फटाफट से। 35 में हम लोग क्या देखे थे? स्टेट गवर्नमेंट में जो एब्जॉर्प्शन था ना, है ना, बिल्कुल 35 में था स्टेट गवर्नमेंट में एब्जॉर्प्शन। 36 में हमने क्या देखा था? 36 में हम लोग देखा था हाँ BCC ना। 36 में स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे BCC था। फिर उसके नीचे 38 में क्या देखे थे हमने? 38 में 37 में हम लोग देखा था एब्जॉर्प्शन इन PSU। फिर हमने 38 देखा था। 38 में हमने देखा था ऑटोनोमस बॉडी। 38 में हमने देखा था ऑटोनोमस बॉडी। फिर 39 में हमने देखा था इनवैलिड पेंशन, है ना, इनवैलिड पेंशन। तो SPRP SG ये हमारा हो गया पहले सर्विस
सर्विस वाला पेंशन जो हमारा शुरू में हमने देखा सुपरएनुएशन पेंशन, फिर हमने देखा रिटायरिंग पेंशन, फिर हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट में एब्जॉर्प्शन, फिर हमने देखा बीसीसी में बॉडी कॉरपोरेशन और कंपनी इसमें एब्जॉर्प्शन, फिर हमने देखा पीएसयू में एब्जॉर्प्शन, फिर ऑटोनोमस बॉडी में एब्जॉर्प्शन। बेसिकली हमारा दिक्कत होता है ये चार में, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, बीसीसी, आपका पीएसयू और एबी। तो ये आप इसको एक अलग से अपना नोट कर सकते हैं, एससीपीए। इसको आप अलग से ये कर लीजिएगा, एक शेड्यूल बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सर्विस पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, ये आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपका दिक्कत होगा ये वाला में, स्टेट गवर्नमेंट, बीसीसी वाला और पीएसयू वाला। फिर अच्छा चलिए, अच्छा हो गया भाई, देखिए इसको आप याद करिए, एसबीपीए सेविंग्स बैंक में जो पोस्टल असिस्टेंट काम करता है उसको याद कर लीजिए। तो आपका आ गया एसबीपीए। एस में क्या आ गया, एस में हमारा आ गया स्टेट गवर्नमेंट। फिर बी में क्या आ गया, बंगाल क्रिकेट क्लब, बीसीसी मतलब बॉडी कॉरपोरेशन और कंपनी। फिर पी में आप आ जाइए, पी में हो गया पीएसयू। ए में आ जाइए ऑटोनोमस बॉडी। तो एसबीपीए इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, तो आपका 35, 36, 37, 38, 35 से लेके 38 के भीतर एसबीपीए के बारे में बताया गया। फिर सुपर एनुएशन पेंशन और रिटायरिंग पेंशन, ये आप लोग जानते हो, याद रहते हैं। सुपर एनुएशन आपका 3, 3, 6, 33 में आपका सुपर एनुएशन पेंशन, और रिटायरिंग पेंशन के बारे में 34 में आपका बताया गया। ये दोनों याद रहेगा। 39 वाला भी लोग नहीं भूलता है, इनवैलिड पेंशन याद रहता है। बट ये शुरू वाला 4 जो है बीच वाला, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब याद रहेगा तो बताइए फटाफट से, 33 में क्या बताया गया था, 33 में फटाफट बताइए क्या बताया गया था। 33 में सुपर एनुएशन पेंशन, फटाफट से सब लोग लिखिए, सब लोग। 33 में गया सुपर एनुएशन पेंशन। फिर आपका रिटायरिंग पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया, रिटायरिंग पेंशन, रिटायरिंग पेंशन ऑटोनोमस बॉडी, रिटायरिंग पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया, आपका बताएगा 34 में। 35 में हमने क्या देखा, 35 में हमने क्या देखा, बताइए फटाफट राजशेखर जी। 35 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। 36 में जब गया हमको क्या देखा, स्टेट गवर्नमेंट के बाद एसबी, बी में बीसीसी बंगाल क्रिकेट क्लब, बॉडी कंपनी कॉरपोरेशन, बॉडी कंपनी कॉरपोरेशन, है ना, गया आपका 36। फिर आपका आ गया 37। 37 में किसके बारे में बताया गया, पीएसयू के बारे में, पीएसयू। फिर आपका 38 में किसके बारे में बताया गया, ऑटोनोमस बॉडी, 38 में बताया गया ऑटोनोमस बॉडी के बारे में। और 39 में क्या बताया गया, इनवैलिड पेंशन के बारे में, है ना। इसके भीतर ये जो 5, 6, इसके भीतर एक आपके एग्ज़ाम पे पूछा जाने वाला है, खास करके आईपी एग्ज़ाम का मैं बात कर रहा हूँ, 100% पूछेगा। एक रूल नंबर 100% पूछेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पूछा तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, पूछेगा तो अच्छा है, नहीं पूछेगा तो और अच्छा है। एक दो बोलना रहता है, तुक्का रहता है, अगर मिल गया कभी तो हमारा पब्लिसिटी हो जाएगा, हम बोलेंगे कि देखिए हमने क्लास में मैं बोला था कि ये रूल पूछेगा, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन का, अच्छा 2 क्वेश्चन लीक हो गया, बिल्कुल हरिंदर जी, बिल्कुल। चलिए बस हमारे घर पे रेड करने मत भेजिएगा ईडी वाला, सीबीआई वाला को, है ना, तब जाके हमारा पोपट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे क्या बताया गया, तो बोला कि स्टेट गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स अंडर 33, 34, 35, 39 आफ्टर कंप्लीटिंग ए क्वालिफाइंग सर्विस। देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस नहीं बोला। हम पेंशन के लिए क्यों बोल रहे हैं कि 10 साल हुआ नहीं हुआ, ये बात की बात है, क्वालिफाइंग सर्विस हम देखेंगे। तो बोला कि आफ्टर कंप्लीटिंग ए क्वालिफाइंग सर्विस of not less than 10 years shall become eligible for grant of a pension calculated 50% of the emoluments drawn on the date of retirement or average emoluments whichever is more beneficial to him, subject to minimum 9,000 और मैक्सिमम 1,25,000। फंडा क्या क्या हुआ, तो आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कितना साल,
कितना साल का क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। अभी अभी हम लोग देखे हैं पेंशन के लिए जब एलिजिबिलिटी होगा उसके लिए मिनिमम कितने साल का क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, तो 10 ईयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो होना चाहिए। फिर मैंने देखा जब वो बंदा रिटायर कर रहा है सर्विस से, उस टाइम पे उनका जो एमोलूमेंट था वो एमोलूमेंट का 50% लेंगे, और जो लास्ट 10 महीने का एवरेज एमोलूमेंट में भी हम लोग जानते हैं 10 महीने का एमोलूमेंट्स हम लोग लेते हैं, तो एवरेज एमोलूमेंट्स में भी, अच्छा फटाफट से बताइए एवरेज एमोलूमेंट्स के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया था। एमोलूमेंट्स तो आप लोगों को याद है, एवरेज एमोलूमेंट्स के बारे में कहाँ पे बताया गया था। शिवेन, महेश, अभिजीत, बंटी, बिल्कुल रूल नंबर 32, बिल्कुल गैरेंद्र जी, इंद्रजीत, शत्रुधन, 32 में बताया गया था आपका एवरेज एमोलूमेंट्स। वेरी गुड आकिब जी, है ना, राजशेखर जी। तो आपका ये जो आपका एवरेज एमोलूमेंट हुआ, अब क्या हुआ देखिए, फंडा क्या होता है नॉर्मली आपके मन में क्या आएगा कि सर लास्ट में जाके ही तो पैसा ज़्यादा रहेगा, एमोलूमेंट्स ज़्यादा रहेगा, तो क्यों बोल रहे हैं कि एवरेज एमोलूमेंट्स लेने के लिए। अब मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जो सर्विस में था, और लास्ट में जाके किसी कारणवश उनका जो है पे घट गया, है ना, घट गया कैसे, मान लीजिए उनको इंक्रीमेंट डाउन कर दिए या फिर आपको लोअर स्लैब में भेज दिए। मान लीजिए एक मेजर पेनल्टी दे दिया, और मेजर पेनल्टी दे के बोल दिए कि भाई जब तक तुम्हारा रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक तुम ये जो 6 महीना है तुम लोअर टीयर से स्लैब में, लोअर स्लैब में चले जाओगे, है ना, लोअर स्टेज में चले जाओगे। मान लीजिए पहले मैं लेवल 7 में था, हमको लेवल 6 में भेज दिया, तो हमारा क्या हुआ, मेरा जो सैलरी था, मेरा जो बेसिक था, एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहा था, वो कम हो जाएगा। तो जनरली इसी कारण से बोला जाता है कि लास्ट जो एमोलूमेंट्स है उसको देखेंगे, और प्रीवियस जो 10 महीने का एमोलूमेंट्स है उसका एवरेज लेंगे। इन दोनों के भीतर विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, पेंशन के केस में हमेशा याद रखना है, हमेशा मोर बेनिफिशियल ही आएगा, कभी हमारा कम बेनिफिशियल वाला चीज़ नहीं होगा। इन दोनों के भीतर जो भी मोर बेनिफिशियल होगा उतना अमाउंट के ऊपर ही हमको पेंशन जो है दिया जाएगा। और एक टर्म हमको याद रखना है उसका 50%, है ना, कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। और मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ये भी आपके एग्जाम पे कभी भी पूछ सकता है ना, कभी भी पूछ सकता है, याद रखना मिनिमम हो गया 9,000 और मैक्सिमम हो गया 1,25,000। तो ये वाला जो अमाउंट है इसको हमको याद रखना रहेगा इस जगह से। आगे क्या बोला गया, बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट who retires from service even before completing qualifying service of 10 years shall also be granted invalid pension, and in this case the amount of pension shall be calculated 50% of the emoluments or average emoluments whichever is more beneficial। अब जनरल सर्कमस्टेंसेस मैंने देखा कि 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस एटलीस्ट होना चाहिए तब जाके पेंशन मिलेगा। बट कोई बंदा अगर इनवैलिड हो जाता है, इनवैलिड मतलब मान लीजिए वो फिजिकली, हम लोग देखे थे ना कि डिजेबिलिटीज़ एक्ट, है ना, जो आपका पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ एक्ट था, उस एक्ट के हिसाब से अगर कोई बंदा इतना बीमार है कि वो काम नहीं कर सकता है, वहाँ पे हम एक और बात देखे थे, अगर वो फिजिकल जो हमारा पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ एक्ट के भीतर कोई कवर नहीं हो रहा है, फिर भी एक बंदा को आपका परमिशन दे सकता है, इनवैलिड पेंशन का परमिशन दिया जा सकता है, वो कौन देगा बताइए, महेश जी, बाकी लोग, मंदाकिनी और ज्ञानेंद्र, बिल्कुल रवि, चलिए रवि जी बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हैं लग रहा है, संतोष, इंद्रजीत, बिल्कुल, एसपी संतोष, एसपी नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है भाई, है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो आपका विशाल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो आपका परमिशन देता है कि भाई इनवैलिड पेंशन उनको दिया जाए, ठीक है। वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या बोला गया इनवैलिड पेंशन के लिए कि वो बंदा जो है आपका फिजिकलिटीज़ ऑफ जो हमारा पर्सनस विद डिजेबिलिटीज़ एक्ट है उसका जितना हमको याद आ रहा है सेक्शन 20 था, है ना, सेक्शन 20 था ना, एक बार कंफर्म करिए, पर्सनस विद डिजेबिलिटीज़ एक्ट का जितना हमको याद आ रहा है सेक्शन 20, उसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको अगर फुलफिल कर लेता है तो अच्छी बात है, तो हमारा जो एसपी है, जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो ही कर देगा सारा कुछ। बट मान लीजिए
उस जगह के हिसाब से उसका नहीं हो रहा है, उसको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है ना, वहाँ पर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो उसका इनवैलिड पेंशन सैंक्शन कर सकता है अगर केस जो है डिजर्विंग लगे तो। अब इनवैलिड पेंशन जब भी सैंक्शन होगा, है ना, तो जैसे नॉर्मल पेंशन का कैलकुलेशन होता है, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी हो जाएगा। बस खाली डिफरेंस क्या है, वहाँ पे 10 साल का सर्विस चाहिए था, यहाँ पे 10 साल का सर्विस जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया, बोला कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस पोर्शंस ऑफ दिस रूल्स बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years, the amount of service gratuity shall be calculated, देखिए shall be calculated at the rate of half month's emolument for every completed 6 monthly period of qualifying service। तो क्या बोला गया, इन द केस ऑफ in the case of a government servant retiring in accordance with the provision of this rule before before completing the qualifying service of 10 years। अब हमने देखा 10 years के पहले नॉर्मली कौन सा केस में हमारा पेंशन वगैरह मिलेगा, इनवैलिड पेंशन के केस में, है ना। अदरवाइज मान लीजिए किसी और कारण से भी आपका हो सकता है, किसी का रिटायरमेंट हो सकता है 10 साल से पहले, बट अगर इनवैलिड पेंशन है तो अच्छी बात है, पेंशन आपका रहेगा। बट अदरवाइज किसी कारणवश भी अगर किसी का रिटायरमेंट होता है, अदरवाइज किसी दूसरे कारण पे अगर होगा, तो उस बंदे को आपका पेंशन नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगा, है ना। हमने देखा था कि अगर 10 साल से पहले इनवैलिडेशन के ग्राउंड पे कोई बंदा रिटायर किया तो उसको तो पेंशन मिलेगा ही, उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज केस में उसको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा, केवल सर्विस ग्रेचुइटी ही मिलेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल बिफोर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years, द अमाउंट ऑफ सर्विस ग्रेचुइटी शैल बी कैलकुलेटेड। यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि सर्विस ग्रेचुइटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको याद रखना है सर्विस ग्रेचुइटी कितना होगा, तो बोला गया कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ हाफ मंथ्स एमोलूमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, है ना। जितना 6 महीने का क्वालिफाइंग सर्विस आप कैलकुलेट करोगे, उतना 6 महीने के क्वालिफाइंग सर्विस के लिए हर 6 महीने के लिए हाफ महीने का एमोलूमेंट्स दिया जाएगा। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए 7 साल 8 महीना, चलिए 9 महीना 15 दिन किसी ने काम किया, ठीक है, और पूरा का पूरा ही सही ढंग से काम किया, क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होने वाला है। अब बताइए इस बंदा को सर्विस ग्रेचुइटी जो है कितना, इसका बेसिक पे और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इसका मान लीजिए जो बेसिक है वो है आपका 50,000। अब बताइए इस बंदे को कितना मिलेगा सर्विस ग्रेचुइटी। अच्छा, बेसिक पे खाली काम नहीं चलेगा, उस टाइम पे डीए था आपका, कितना कर दे, चलिए 50%, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, 25,000 इंटू 16। देखिए अब ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर्विस ग्रेचुइटी का, और हमने क्या देखा था, ग्रेचुइटी के पर्पज से डीए मेरा एमोलूमेंट्स में आता है कि नहीं बताइए। फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी डीए इज इंक्लूडेड इन एमोलूमेंट्स और नॉट, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी डीए इज इंक्लूडेड इन, आपका इसके भीतर आ जाता है ना, डीए इज इंक्लूडेड। इंक्लूडेड क्या हो गया सची जी, मैंने एक्सक्लूडेड का छोटा भाई है इंक्लूडेड, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमारा बेसिक था 50,000, डीए था 50%, तो अगर दोनों को मिला ले तो 50,000 प्लस मान लीजिए 25,000, तो 75,000 हो जाएगा मेरा मंथली एमोलूमेंट। मंथली एमोलूमेंट कितना हो जाएगा, एमोलूमेंट हो जाएगा 75,000। अब यहाँ पे मेरा फंडा होता है क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करना, है ना।
क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसको हमको राउंड ऑफ करना है, उसको हमको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पे दिया गया था 7 साल 9 महीना 15 दिन। इसको हम कितना कितना ये मानेंगे, तो देखिए पहले तो 7 था, इंटू 2 कर देते हैं, इतना तो हाफ ईयरली मेरा था ही। फिर आपका 9 था, 9 के लिए एक तो 6 महीने का हो गया। फिर आपका जो 3 महीना 15 दिन था उसके लिए भी एक हो जाएगा। तो बेसिकली आपका 7 दुए 14 प्लस 2 16 6 मंथ हो जाएगा, 16 6 मंथ आपका हो जाएगा। और हर एक 6 मंथ के लिए आपको हाफ ऑफ द एमोलूमेंट्स दिया जाता है। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 इंटू ये हो गया मेरा फुल एमोलूमेंट और ये हो गया मेरा हाफ एमोलूमेंट। तो बेसिक फंड है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। तो बेसिकली हमारा आ गया 8 इंटू 75,000। कैलकुलेट करने से कितना आएगा बताइए हमको, थोड़ा सा हमारा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, हम पहले भी बोले हुए हैं। कैलकुलेशन यही है ना हमारा, बिल्कुल 37,500 इंटू 16 करिए और आपका 7,500 इंटू 8 करिए। बिल्कुल 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1.5 लाख, 4 करिएगा तो हो जाएगा 3 लाख, 3 3 आपका 6 लाख। तो 6 लाख जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सर्विस ग्रेचुइटी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको सर्विस ग्रेचुइटी कैलकुलेट करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताया गया कि जब हम पेंशन के बारे में बात करते हैं, जब देखिए कोई बंदा जब बहुत ज़्यादा दिन जी लेता है ना, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा हमको देना रहता है। तो बोला गया इन एडिशन टू ए पेंशन एडमिसिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज और अबव, एडिशनल पेंशन और compassionate allowance shall be payable to the retired government servant in following manner। तो कोई भी बंदा जो हम जिसको पेंशन मिल रहा था, कंपेशनेट अलाउंस मिल रहा था, कंपेंशनली रिटायरमेंट या आपका ये मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था, है ना, जो भी मिले, जो भी पेंशन या कंपेशनेट अलाउंस वगैरह जो मिल रहा था, अगर वो बंदा 80 साल तक जी लिया तो फ्रॉम 80 ईयर्स टिल लेस देन 85 ईयर्स जितना उनको पेंशन अमाउंट था वो तो मिल ही रहा था, प्लस जो पेंशन का बेसिक है उसका 20% करके मिलेगा ये 85 साल। ठीक है, मतलब 80 से लेके 85 के कम तक। फिर 85 से लेके 90 के नीचे तक क्या मिलेगा, जो नॉर्मल पेंशन था वो तो मिलेगा ही, प्लस 30% ऑफ बेसिक पेंशन। फिर 90 से लेके 95 हो गया तो 40% ऑफ बेसिक पेंशन, 95 से 100 के नीचे तक होगा तो 50% ऑफ बेसिक पेंशन, और 100 और मोर अगर हो गया तो 100% ऑफ बेसिक पेंशन। अब यहाँ से आपको सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका 87 ईयर्स एज है ना, जिसको 87 ईयर्स एज है। अब मान लीजिए उसको कितना एडिशनल पेंशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब उसको मान लीजिए आपका बेसिक पे दे दिया कि बेसिक पेंशन जो है उसका इतना है ना, तो इस केस में क्या होगा ये भी आपका बताया गया है ना। तो आपको याद रखना है वो आपका कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रहेगा। 80 से लेके 85 से कम तो 20, फिर 5-5 साल का स्लैब आपका जा रहा है, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100 और 100 से नीचे। और इधर आपका 10-10 करके बढ़ा है, 10, 20, 30, 40, 50, फिर हो गया 100। तो आपको याद रखने में आसानी होगा, 80 से शुरू हुआ 85 से कम, 85 से शुरू हुआ 90 से कम, 90 से शुरू हुआ 95 से कम, 95 से शुरू हुआ 100 से कम, और 100 एंड ज़्यादा अगर हो गया तो 100%, 20, 30, 40, 50 और 100। तो ये आपको आंख मूंद के याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको सवाल पूछने वाला है। इसी को एक इलस्ट्रेशन दे के यहाँ पे समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोई आपका मान लीजिए एम्प्लॉय है जिसने रिटायर कर गया और सपोज उसका 82 साल एज है, तो बेसिक पेंशन उसका है 20,000। अब एडिशनल कितना मिलेगा, तो मान लीजिए पेंशन जो था वो 20,000 तो था ही, एडिशनल पेंशन उसका और एक्स्ट्रा आ जाएगा, 20% जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं बस इलस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है ना, पूरा एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट इलस्ट्रेशन के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बेसिक 20,000 था, ये आपका ऐड हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे ये हमको याद रखना रहेगा। आगे आते हैं हम लोग
आगे क्या बोला गया, अब ये 80 साल जब मेरा होगा, सर्विस पेंशन इफ लेस देन रिटायरिंग पेंशन, रिटायरिंग पेंशन आपका 5 साल के बाद रिटायर करने पे आता है ना। वही 5 साल के लिए मैं बता रहा था ना शिवेन जी कि मान लीजिए किसी का 4 साल 11 महीना सर्विस हुआ है, उसके बाद वो बंदा रिटायर किया है ना, तो उस जगह पे भी उसका एलिजिबल मान लिया जाता है, आपको मतलब वो ग्रेजुइटी के लिए आपका एलिजिबल माना जाता है ना। जब हम देखते रहते कि 5 साल मिनिमम आपका ग्रेजुइटी के लिए होना चाहिए, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। रूल 44 अमाउंट ऑफ पेंशन चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए 80 साल जब होगा, इस 80 साल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया। तो मान लीजिए क्या बोला जा रहा था, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन और कंपेशनेट अलावेंस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years एंड above वुड बी एडमिसिबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ टू विच हिज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स। तो जिस दिन उनका 80 साल कंप्लीट होगा, मतलब पहला 1 तारीख, मान लीजिए किसी का जन्मदिन है 20 अगस्त 1942 को। अब इस हिसाब से इसका 80 साल होता है कब, 80 साल होना चाहिए 20 अगस्त 2022 को। बट जिस महीने में उसका जन्मदिन आ रहा है, उस महीने का 1 तारीख से ही इस एडिशनल जो अमाउंट है पेंशन का, ये उस बंदे को मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही बात बताया गया कि प्लस पेंशनर है जो 20 अगस्त 1942 में उनका जन्मदिन था, है ना। और ये एडिशनल पेंशन कब से मिलेगा, तो बोला कि 1 अगस्त 2022 से मिलेगा। सिमिलरली कोई बंदा 1 अगस्त को जन्म लिया था, उसका भी 1 अगस्त 2022 से ही मिलेगा। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयर ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि लेस देन 3 मंथ्स अगर होगा तो हम उस हाफ ईयर को 0 मान लेंगे। 3 महीने से लेके लेस देन 9 महीना होगा तो एक कंप्लीटेड 6 मंथ हम ट्रीट करते हैं। 9 महीना एंड अबव अगर होता है तो 2 कंप्लीटेड 6 महीना हम ट्रीट करते हैं। जैसे 10 साल 9 महीना अगर लिए हैं तो 10 साल का हो गया 20 साल, और ये 9 महीने का जो है इसको हम ले लेंगे आपका 9 महीना है। तो हमने देखा था लेस देन 9 महीना होता तो एक लेता, बट 9 महीना एंड अबव अगर हो जाएगा तो 2 लेते हैं हम लोग, है ना। जिस कारण से आपका शुद्ध। चलिए फिर क्या बोला गया, ऑल बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट विल बी राउंडेड ऑफ इन नेक्स्ट हायर रुपीज़। तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब यहाँ पे बोला गया कि जब भी हम पेंशन पर्पस कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कोई भी अमाउंट आपका जब आया, तो जो नेक्स्ट हायर रुपीज़, सपोज 10 रुपया, मान लीजिए पेंशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, किसी का आया इतना रुपया, सपोज 0.20, इतना रुपीज़ आया, तो हम इसको कितना लेंगे। पेंशन कैलकुलेट कर रहा था मैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, जो आया 10,001 रुपया 20 पैसा, इसको हम कितना लेंगे बताइए, 10,001 लेंगे या 2 लेंगे अभिनव जी। अभी अभी मैंने क्या बोला, ऑल बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट विल बी राउंडेड ऑफ इन नेक्स्ट हायर रुपीज़। आपको ये नहीं बोला कि उसका नियरेस्ट कौन सा वाला होगा, हम 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, है ना। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है, मतलब नेक्स्ट हायर रुपीज़ में हमको राउंड ऑफ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस जो होता है ना, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग जो डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं उसके भीतर ऑलरेडी आप ये सारा चीज़ पढ़े हुए हैं। उसी को एक जगह पे मैंने समराइज़ कर दिया कि वो कौन सा वाला केसेस होगा जिसको क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट किया जाएगा, और कौन सा वाला केस होगा जो क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर ट्रीट नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम पे यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक सवाल आपके एग्ज़ाम पे जरूर यहाँ से पूछा जा सकता है, और पूछेगा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला रहेगा, सेस अप्रेंटिस वाला, या फिर मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वाला, है ना, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस में ट्रीट होगा या नहीं होगा, बताइए फटाफट से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, वेदर दिस विल बी ट्रीटेड इन क्वालिफाइंग सर्विस और नॉट।
होगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना रहेगा। सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी if reinstating authority orders that it shall count whether this will be counted as qualifying service or not। सस्पेंशन के बाद मेजर पेनल्टी हुआ, उसके बाद भी रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी जो है वो बोल दिया कि नहीं इसको काउंट करो, याद रखना है, उसको भी काउंट करना है। किसी ने नो बोला है, किसने नो बोला? चलिए किसी एक जन ने नो बोला, बट याद रखना है कि वो भी काउंट होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर में रीस्टेटिंग अथॉरिटी ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई इसको काउंट किया जाएगा तब काउंट होगा। जनरल सर्कमस्टेंसेस कोई काउंट करता नहीं है, कोई काउंट करवाता नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, राउंड ऑफ जो होता है हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं पहले ही। राउंड ऑफ हाफ ईयर्स में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 19 साल 8 महीना 20 दिन तो कितना लेंगे, तो एक दो एग्जाम्पल दे के यहाँ पे आपका समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक आपका होम टास्क है, ये मैं पीपीटी आज आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको प्यार से करना है। विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द एवरेज एमोलूमेंट्स फॉर पेंशन। कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। एक बंदा है जिसने बीआरएस लिया 1/6/2025 को। वो बंदा अपना क्या कर रहा था, ही वॉज ड्राइंग ए बेसिक पे ऑफ 52,000 इन लेवल 6 फ्रॉम दिस टिल रिटायरमेंट, है ना। यहाँ से लेके रिटायरमेंट तक वो बंदा जो है 52,000 में बेसिक पे ले रहा था, बट इसके भीतर कुछ गैप दिया गया कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक उनका हायर ग्रेड पे था, 53,600 था, है ना। इस दौरान उस बंदे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया था 12 दिन का, है ना। तो ये कुछ केसेस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एवरेज एमोलूमेंट्स निकालना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला रूल में, जहाँ पे बताया गया रूल 45, है ना। यहाँ पे हमको बताया गया रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी के बारे में। हमको ये कैलकुलेशन बताया गया कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और डेथ ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला गया, तो बोला गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस and has become eligible for service gratuity or pension under rule 44 on his retirement being granted retirement gratuity equal to 1/4 of his emolument for each completed 6 monthly period of qualifying service। तो आपको फंडा क्या याद रखना है यहाँ पे कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कितना होता है, 1/4 ऑफ हिज एमोलूमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो पहले हमको क्वालिफाइंग सर्विस निकालना है ना, कि क्वालिफाइंग सर्विस कितना 6 महीने का हुआ है। अब जितना 6 महीने का क्वालिफाइंग सर्विस हुआ है, इमोलूमेंट्स हमको निकाल लेना है और उसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए यहाँ पे बेसिक दिया गया 85,100, डीए मान लीजिए 53%, क्वालिफाइंग सर्विस मान लीजिए 39 ईयर्स। अब एमोलूमेंट्स के भीतर मेरा बेसिक प्लस डीए दोनों आता है, तो बेसिक प्लस डीए मिला के मेरा 1,30,203 हुआ। क्वालिफाइंग सर्विस मेरा 39 ईयर्स है, तो 39 ईयर्स मतलब 78 हाफ ईयरली पीरियड, है ना। यहाँ पे मेरा 78 हाफ ईयरली पीरियड्स मेरा हो रहा है। अब जब इतना हाफ ईयरली पीरियड्स मेरा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हुआ मेरा बेसिक प्लस डीए मतलब एमोलूमेंट्स, ये हुआ मेरा कितना हाफ क्वालिफाइंग सर्विस हुआ है ना, हाफ मंथ, हाफ जो हमारा क्या बोलते हैं, हाफ 6 मंथ, कंप्लीटेड 6 मंथ जो है, तो कितना कंप्लीटेड 6 मंथ हुआ है, तो 78 मेरा कंप्लीटेड 6 मंथ हुआ है। और बोला है कि हर कंप्लीटेड 6 मंथ के लिए ये जो तुम्हारा एमोलूमेंट्स है इसका 1/4 मिलेगा, जिस कारण से मैंने 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट आया 25,38,957। अब मैक्सिमम ग्रेचुइटी का अमाउंट कितना है, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में, मैक्सिमम कितने अमाउंट का ग्रेचुइटी मिल सकता है, मैक्सिमम कितना
25 लाख मिल सकता है ना। अब मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है 25,38,957, तो हमको पूरा तो नहीं मिलेगा, हमको 25 लाख जो है यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले लीजिए। बेसिक है 85,100, डीए है 53%, क्वालिफाइंग सर्विस एक आप 22 साल 8 महीना 20 दिन है ना। क्वालिफाइंग सर्विस कितना है? 22 साल 8 महीना 20 दिन। अब आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि इस बंदे को रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी कितना मिलने वाला है। अभी नहीं करना है, इसको आप आराम से करिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपका होम टास्क है। चलिए, अब आते हैं हम लोग रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी, देख लिए। अब आते हैं हम लोग डेथ ग्रेच्युइटी। रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी में हर 6 महीने के लिए कितना मिलता है बताइए? हर 6 महीने का जो हमारा कितना मिलता है? हर 6 महीने का जो कंप्लीट सर्विस होता है रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी के लिए 1/4 है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 1 मिनट प्लीज वेट करिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपका एक चीज़ गलत ये किया था, मैक्सिमम 16.5 टाइम्स, बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिया था। अच्छा, इसका अगर हम करेंगे 78 का, ये कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। 78/4 अगर कर दे, चलिए यहाँ पे ना एक हमारा गलत हुआ। बिल्कुल आपने सही बोला। किसने बोला था? मंदाकिनी जी शायद, है ना। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो एमोलूमेंट्स कितना था मेरा, एमोलूमेंट्स का एक्चुअल में मैंने कितना टाइम ले लिया, 1,30,203 मैंने था। बट 78 को अगर 1/4 से डिवाइड करिएगा तो वो आ जाता है 19.5। बट बेसिकली हमारा ये 19.5 हम नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम है 16.5। तो 16.5 इंटू 4 मतलब ये 78 हम नहीं ले पाएंगे। अगर ये 78 भी होगा, हमको मैक्सिमम कितना लेना रहेगा? 66। मतलब मैक्सिमम जो 33 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस होता है उससे ज़्यादा पीरियड के लिए हम नहीं ले पाएंगे। अगर 33 इयर्स का भी आ जाएगा तो हमको क्या करना है कि उस मतलब मान लीजिए 33 इयर्स एंड एबोव अगर हो गया, उसको हम 66 में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, है ना। तो इस जगह पे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसको हमको सुधार लेना है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1,30,203 था, इंटू यहाँ पे मेरा हो जाएगा बेसिकली जो होता है इंटू 66 डिवाइड बाई 4। तो आपका 21,48,349.5 है ना। तो ये अमाउंट जो हो जाएगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यही होना चाहिए ना। अभी बताइए एक बार, कैलकुलेशन अभी सही है कि नहीं? बिल्कुल, मैक्सिमम 33 मंथ्स का जो सैलरी हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के केस में जो आपका दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इज 1/4 ऑफ द एमोलूमेंट्स लास्ट ड्रॉन फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ये हमको थोड़ा सा इसमें और ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी हम लिखे भी थे, है ना। ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट्स और 25 लक्स विच एवर इज लेस। इन दोनों के भीतर जो कम है हमको वही वाला लेना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से हमको देखना रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं करेक्शन कर लूँगा इसका, आप लोग अपना वाला में करेक्शन करके कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, हमारा दिमाग में एक्चुअली चल रहा था कि 25 लाख से ज़्यादा दिखा देना है,
तो ये हमारा आ जाएगा, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 2,48,350 रुपया जो है, हाँ, 2,21,48,350 रुपये। तो ये मेरा, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। ठीक, बिल्कुल। तो ये आप 16, इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं इसका, बताइए। इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? तो क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है उसको हम लोग यहाँ से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको 16.5 टाइम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के केस में। इसको आपको याद रखना है कि 16.5 टाइम से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है ना। अब ये कैलकुलेशन हमको कब देखना रहेगा? जब देखेंगे कोई बंदा जो है बहुत लंबा जॉब कर लिया, मान लीजिए आपका 40 साल 39 साल जॉब कर लिया, उस जगह पे ये देखने का ज़रूरत होगा। बेसिकली आपका 33 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपको देखना रहेगा, ध्यान में रखना रहेगा कि 16.5 टाइम से आपका ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। अदरवाइज़ आपको ये दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि हर 6 महीने के लिए 1/4 ऑफ द एमोलूमेंट्स उसको दिया जाएगा। हर 6 महीने के लिए 1/4 ऑफ द एमोलूमेंट्स जो है वो दिया जाएगा। इसको भी आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ये वाला कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेना है 22 साल 8 महीना 20 दिन वाला, है ना। अभी कैलकुलेट करना है क्या बाद में करना है, बताइए। अभी भी कर सकते हैं आप, बताइए कितना आ जाएगा। 22 साल 8 महीना 20 दिन अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 साल 8 महीना 20 दिन को हम लोग कितना सर्विस मान लेंगे? इसको अगर हम लोग करेंगे हाफ ईयरली तो 22 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44, 8 महीना 20 दिन को हम कितना लेंगे? एक लेंगे। तो हमारा कितना हाफ ईयर, हाफ ये हो जाएगा, हाफ 6 महीना हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा। अब कैलकुलेट अगर हम लोग इसको कर ले, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,30,203 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4, तो 14,64,784 रुपया। देखते हैं आप लोगों का कितना आया। यही अमाउंट हम लोग करेंगे तो यही आ जाएगा। सुमन 46 नहीं आएगा। 46 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 महीना नहीं हुआ है ना, 8 महीना 20 दिन लिया हुआ है। अगर मैं 9 महीना बोल देता 22 साल तो आपका 46 हो जाता, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 14,64,783 रुपये 75 पैसा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे आते हैं, फिर हम लोग अगला वाला देखते हैं। ये हमने देखा था रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, है ना। अब अगला वाला में देख लेंगे डेथ ग्रेचुइटी। अब डेथ ग्रेचुइटी में क्या क्या बोला गया? तो बोला कि इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस द डेथ ग्रेचुइटी विल बी पेड टू हिज फैमिली एज पर बिलो टेबल। अब डेथ ग्रेचुइटी कभी भी हो सकता है, डेथ ग्रेचुइटी कभी भी हो सकता है, जिसलिए हमेशा जब आप फंडामेंटल रूल्स देखे थे, सप्लीमेंट्री रूल्स देखे थे, तो आपको बताया गया था एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट हमेशा मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वो बंदा अगर मर जाएगा फिर जाके हमको बहुत सारा बेनिफिट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो मेडिकल होने के बाद ही अपॉइंटमेंट हो, ताकि ये अननेसेसरी कोई बीमार को हम अंदर घुसा लिए फिर जाके उसके लिए उसके फैमिली को पैसा देने रह गए, तो ये ना हो। इस कारण से गवर्नमेंट बोलता है कि आफ्टर मेडिकल ही अपॉइंटमेंट होगा। और एक बात बताइए, वहाँ पे हम लोग देखे थे बिना मेडिकल का अगर किसी को अपॉइंटमेंट किया जाता है, मैक्सिमम कितने महीने तक उसको हम सैलरी देंगे? ये सवाल भी पूछा जाता है। वेरी गुड, मैक्सिमम 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। देखिए आप एज पर रूल अगर हम लोग जाएंगे तो मैक्सिमम 2 महीना तक आप बिना मेडिकल का पैसा दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद और नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बोला गया इन केस ऑफ डेथ ग्रेचुइटी। बोला गया अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ 1 साल से पहले हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ द एमोलूमेंट्स,
है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ये शुरू वाला 3 केस आपको बराबर आएगा। 1 साल से पहले डेथ हुआ तो 1+1 2 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट, 5 साल के भीतर डेथ हुआ तो 5+1 6 टाइम ऑफ एमोलूमेंट, 11 साल के भीतर डेथ हुआ तो आपका 12 टाइम ऑफ एमोलूमेंट। तो यहाँ तक आपका मिल जाएगा 2, 6 और 12, है ना। 1 साल के भीतर डेथ हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट, 1 साल से लेके 5 साल के भीतर डेथ हुआ तो 6 टाइम ऑफ एमोलूमेंट्स। फिर आपका आफ्टर मतलब 5 ईयर्स से लेके बिलो 11 ईयर्स, बिफोर 11 ईयर्स अगर डेथ होता है तो 12 टाइम ऑफ एमोलूमेंट्स। 11 साल और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स, 11 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स अगर होता है तो 20 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट, है ना। 20 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट हो जाएगा। और अगर 20 ईयर्स और मोर हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना रहेगा हाफ ऑफ एमोलूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ द एमोलूमेंट्स। तो हर क्वालिफाइंग 6 महीने के लिए आपका हाफ ऑफ द एमोलूमेंट्स जो है वो दिया जाएगा। और साथ में बोला गया 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट्स। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एमोलूमेंट्स का मैक्सिमम 33 टाइम्स दिया जा सकता है। और हम लोग जब रिटायरमेंट ग्रेचुइटी देखे थे वो एमोलूमेंट्स का मैक्सिमम कितना टाइम दिया जा सकता है बताइए। वहाँ पे हमने कितना देखा था, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के किसमें 16.5 टाइम्स। तो डेथ ग्रेचुइटी को उसका डबल रखा गया, 16.5 का डबल रखा गया, एमोलूमेंट्स का 33 टाइम्स जो है वो रखा गया, है ना। बट लिमिट जो है 25 लाख का दोनों जगह पे आपका सेम है ना। ये आपको याद रखना रहेगा, दोनों जगह पे सेम है। साथ में ये आप याद रख लीजिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ सर्विस ही हैज़ डाइड, है ना। तो कितना मिलेगा एमोलूमेंट्स का, कितना मिलेगा बताइए। 3 साल के बाद कोई डेथ हो गया किसी का, एमोलूमेंट्स का कितना टाइम मिलेगा, एमोलूमेंट्स का 6 टाइम मिलेगा। 10 साल के बाद किसी का डेथ हुआ, 10 साल के बाद, 10 साल के तुरंत बाद, मान लीजिए 10 साल 6 महीने बाद किसी का डेथ हो गया, कितना मिलेगा। 10 साल 6 महीने बाद हुआ, कितना मिलेगा आपका, लेस देन 11 ईयर्स में आएगा तो 12 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 5 साल के बाद है, लेस देन 11 ईयर्स है तो ये 12 टाइम हो जाएगा। अगर 11 साल और उसके बाद होता था तो आपका 20 टाइम्स हो जाता। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडा तो कुछ काम नहीं करेगा। 2, 6, 12 इसको तो आप याद कर सकते हैं, 2 × 6 होता है 12, है ना। और ये इधर से भी याद कर सकते हैं। 1 साल के लेस हुआ तो 2 गुना, 5 साल से लेस हुआ तो 6 गुना, 11 साल से लेस हुआ तो 12 गुना। उसके बाद जाके आपका नॉर्मल में आ गया, 20 साल से लेस हुआ तो 20 गुना, और 20 साल से ज़्यादा हुआ तो 33 टाइम्स ऑफ द एमोलूमेंट्स, है ना। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पे लेवल 9 पे है, जिसका बेसिक पे मान लीजिए 85,100 रुपया है ना। उसका डीए जो है 53% ऑफ बेसिक पे है। तो इतना मिला के आपका एमोलूमेंट्स आ गया। अब मान लीजिए आपको डेथ ग्रेचुइटी कैलकुलेट करना बोल रहा है, जहाँ पे 34 साल का सर्विस हुआ, है ना। जहाँ पे आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका इशू है, हम लोग मैक्सिमम कितने टाइम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने टाइम कर सकते हैं बताइए, 33 टाइम। तो यहाँ पर भी एक गलती है, इसको सुधारना रहेगा हमको, है ना। इसको भी थोड़ा सा ठीक करना रहेगा। ये 33 टाइम्स ऑफ द एमोलूमेंट्स मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा सॉरी, दिया हुआ है ये आपका होता है तो 34 टाइम्स, बट आपका 33 टाइम्स ही आपका सीलिंग है और 25 लाख का सीलिंग है। तो 33 टाइम्स करके हमने देखा कि भाई 42 लाख रुपए हो रहा है। तो बोला कि रिस्ट्रिक्टेड है 25 लाख, तो 25 लाख ही मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करिएगा घर पे 10 साल के लिए, 22.5 साल के लिए और 2 साल के लिए, इसका कैलकुलेशन कितना होगा, ये आपका होम टास्क है। रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी हम लोग देखेंगे, फिर जाके हम लोग ख़त्म करेंगे आज का क्लास, ठीक है। 45 तक हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आपका बताया गया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए एक बार, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। चलिए
तो आगे आते हैं हम लोग रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी के बारे में। रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी क्या बोल रहा है? व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 years आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पे। रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी से बेसिकली थियोरेटिकल सवाल ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है, जहाँ पे पूछेगा कि एम्प्लॉय के कितने दिन के भीतर, रिटायरमेंट के कितने दिन के भीतर डेथ होगा, तब जाके रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 years आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद 5 साल के भीतर अगर डेथ हो जाता है तो रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी मिल सकता है। अब कब मिलेगा? तो यहाँ पे बोला गया दो चीज़ आप देखो। उस बंदे को जो पेंशनरी बेनिफिट मिला है, जिसके भीतर उनका पेंशन शामिल होगा, अगर सर्विस ग्रेचुइटी मिला तो वो शामिल होगा, कोई डियरनेस अलाउंस वगैरह अगर डियरनेस रिलीफ उनको मिला है वो शामिल होगा, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन अमाउंट, ये सारा आपको मिलाना है ना। तो ये चार हम मिलाएंगे कि पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी जो मिला, डियरनेस रिलीफ अगर कुछ मिला, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कुछ मिला, कम्यूटेशन के अमाउंट कुछ मिला, तो ये सारा को हम ऐड करेंगे। ऐड करके मान लीजिए हमारा कोई एक वैल्यू आया, फिर हम क्या करेंगे, इसका 12 महीने का एमोलूमेंट्स को ऐड करेंगे। 12 महीने का एमोलूमेंट्स को ऐड करने से एक वैल्यू आया। अब हम देखेंगे जो बेनिफिट उसको मिला है क्या वो 12 महीने के एमोलूमेंट से कम है। अगर बेनिफिट 12 महीने के एमोलूमेंट से कम है तो जितना कम है उतना अमाउंट, वो रेसिड्यूअरी अमाउंट को उनको दे दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए कोई एक पेंशनर है जिसका नाम है AK-47, है ना। अब उस बंदे का रिटायरमेंट का डेट ये था, डेट ऑफ डेथ ये था, 5 साल के भीतर बंदे का डेथ हो गया, एमोलूमेंट्स मान लीजिए उसका 60,000 होता है, तो 12 टाइम अगर एमोलूमेंट्स हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6-12-72, है ना। तो 6-12-72 आपका हो जाएगा, और 12 टाइम हमने करके देख लिया तो 7,20,000 जो है, ये एक बार कॉपी पेस्ट के चक्कर में डबल हो गया है, तो 7,20,000 मान लीजिए हो गया कितना इसका, 12 महीने का एमोलूमेंट्स। अब यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से जो इस बंदे को बेनिफिट मिला है, पेंशन प्लस डियर, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन अमाउंट मिला के मान लीजिए ये अमाउंट हुआ है 6,75,000। अब 6,75,000 का बेनिफिट मिला, बट 12 महीने का एमोलूमेंट्स होता है 7,20,000। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे 6,75,000 को। 6,75,000 को जब 72,000 से माइनस कर देंगे, अमाउंट आ गया 45,000। इसी 45,000 को हम बोलते हैं रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी। क्लियर है? तो ये रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी जो है उसका जो नॉमिनी रहेगा, फैमिली मेंबर्स रहेगा, उन लोगों को पे किया जाएगा। क्लियर है? आगे आगे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सीलिंग है इसको याद रखना है, भूलना नहीं है कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी दोनों केस में बोला गया सीलिंग कितना है, 25 लाख रुपीज़ का सीलिंग है। इसको याद रखना है, नहीं भूलना है। इसके बाद हमारा फैमिली कौन कौन होता है ग्रेचुइटी के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया। बहुत कुछ खास इसमें है नहीं, है ना, कि आपका वाइफ होगा, फैमिली, हस्बैंड होगा, ये हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा देख लेंगे और फिर जाके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ख़त्म करें या फैमिली को भी एक बार पूरा देख लें, क्या किया जाए बताइए। या फिर फैमिली आप लोग पढ़ लीजिएगा, फैमिली में इसमें कुछ खास है नहीं, खाली एक दो चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जैसे क्या बोला, देखिए फैमिली में वाइफ और वाइफ्स इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और वाइफ्स। यहाँ पे एक बात बताइए, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ का मतलब क्या है, फटाफट से बताइए, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ का मतलब क्या है। जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ ट्रांजिट पीरियड। देखिए मंदाकिनी जी, डिवोर्स ही नहीं है, बिल्कुल सही बोले हैं शिवेन जी, ये ट्रांजिट पीरियड है। मतलब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ को अलग रखा गया, कोर्ट ने बोला कि भाई तुम लोग डिवोर्स से पहले कुछ दिन अलग से रहो, फिर जाके अगर मन हुआ तब साथ में आ जाना, नहीं मन हुआ तो डिवोर्स ले लेना, है ना। तो इस पीरियड को बोला जाता है जुडिशियली सेपरेशन पीरियड। और ये डिवोर्स एक्चुअल में हुआ नहीं, क्योंकि डिवोर्स अगर हो गया तो मैरिज खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड जो भी आप बोलिए उसको बोला जाता है। जैसे आप एक मूवी देखिएगा, विकी कौशल का मूवी आया हुआ था, वो लोग आपका घर खरीदने के लिए
डिवोर्स का नाटक कर रहा था कि डिवोर्स, अगर कोई डिवोर्सी महिला रहेगी उसको कम पैसे में आपका फ्लैट वगैरह का कुछ लोन वगैरह मिलता है, और वो लोग सेपरेशन के लिए कोर्ट जाता है, और कोर्ट क्या करता है, उन लोगों को बोलता है कि चलो तुम लोग अलग से रहना है ना। तो उसको बोला जाता है जुडिशियल सेपरेशन, उसका मतलब डिवोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो इसमें समझने वाला है। बाकी सब आप लोग इसमें जानते हैं। सॉन इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सॉन, अनमेरिड डॉटर्स इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर, एडॉप्टेड डॉटर, विडो डॉटर्स के भीतर सब आ जाएगा। फादर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड पेरेंट्स, है ना, एडॉप्टेड पेरेंट्स मदर भी आ जाएगा। ब्रदर की केस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ब्रदर के केस में क्या बोला गया, अगर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, कोई एज लिमिट नहीं है, अदरवाइज माइनर होगा तभी जाके ब्रदर आपके फैमिली मेंबर्स में आएगा। अनमेरिड सिस्टर, कोई एज लिमिट नहीं है। दोनों चीज़ देखिए, ब्रदर और सिस्टर ये दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ब्रदर में बोला गया अगर डिसेबल्ड है फिजिकली या मेंटली, एज लिमिट नहीं है, अदरवाइज माइनर होगा। अनमेरिड सिस्टर के केस में कोई एज लिमिट ही नहीं दिया, बोला खाली अनमेरिड होगी। या फिर विडोड सिस्टर, जो विधवा बहन है, वो भी आपका इसके भीतर आ जाएगी। मैरिड डॉटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछता है। चिल्ड्रेन ऑफ पी डिसीज्ड सन, अगर पोता जिसको आप बोल सकते हैं, अगर उसका बेटा का डेथ हो चुका है तो उसका जो बेटा रहेगा, मतलब उनका जो नाती होगा, पोता होगा, वो भी आपका फैमिली मेंबर्स के भीतर आ जाएगा। तो ये 45 तक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, और 46 भी पढ़ लीजिए खुद से, नहीं तो 46 चलिए हम नेक्स्ट दिन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आज हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं, 45 तक आप लोग ख़त्म कर लीजिए, फिर हम लोग 46 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।